Hello everyone, welcome to FOC classes. This video is part 22 for chapter 3 Java Programming class 12 IT code 802. आज के वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं एक्सेप्शन हैंडलिंग टॉपिक के बारे में. So let us start the video. एक्सेप्शन हैंडलिंग को समझने के लिए सबसे पहले हमें समझना होगा एक्सेप्शन क्या है. एक्सेप्शन जैसा कि नेम इंडिकेट कर रहा है, ये किसी भी चीज के लिए एक रुकावट है. क्या रुकावट है? ये बेसिकली है एरर. जब भी कहीं भी एरर आता है, इसका मतलब वो वहां पर रुकावट बनता है. इसी तरह से अगर किसी भी प्रोग्राम में कोई एरर आता है तो वो चीज उसकी एग्जीक्यूशन में एक रुकावट, एक बैरियर का काम करती है. ठीक है. इसी एरर की बात हम कर रहे हैं एक्सेप्शन के नेम में. बेसिकली जब आपसे कहा जा रहा है एक्सेप्शन, इसका मतलब है कोई भी एक ऐसी सिचुएशन जहां पर हमें एरर फेस करना पड़ा है प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन में एंड ये अनएक्सपेक्टेड था, मींस हमें नहीं पता था कि ऐसा कोई एरर आ सकता है, उसे ही हम कह रहे हैं एक्सेप्शन. ठीक है. एंड इसकी वजह से जैसा हम सोच रहे थे, जो हम आउटपुट देखना चाहते थे, वो आउटपुट हमें नहीं मिल पाएगा एंड अनएक्सपेक्टेडली जो हमारा प्रोग्राम है वो टर्मिनेट मींस एंड कर देगा. ठीक है. यहाँ पर क्या होगा, जो प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन थी वो इंटरप्ट हो जाएगी, अनएक्सपेक्टेडली टर्मिनेट हो जाएगी. तो ये किस वजह से हुई? ये जो हमें एरर मिला है इसकी वजह से हुई है. यही एरर, इसी एरर को हम बोलेंगे एक्सेप्शन. ठीक है. एक्सेप्शन बेसिकली इन सिंपल टर्म्स एक एरर है जिसकी वजह से हमारा प्रोग्राम प्रॉपर्ली एग्जीक्यूट नहीं कर पाता. ठीक है. यहाँ पर जब हम जावा में बात करते हैं इस एक्सेप्शन को हैंडल करने की, उसी चीज को हम कहते हैं एक्सेप्शन हैंडलिंग. ठीक है. एक्सेप्शन हैंडलिंग एक मैकेनिज्म है, मींस एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू हम एक्सेप्शन मींस एरर को हैंडल करने वाले हैं. तो एरर को हैंडल करने का क्या मतलब है कि हम इन एक्सेप्शंस के साथ, इन एरर्स के साथ किस तरह से डील करें सो दैट अनएक्सपेक्टेडली प्रोग्राम एग्जीक्यूट ना हो, मींस जो एग्जीक्यूशन है जिस तरह से हम चाहते हैं उसी तरह से वो हो, बट अनएक्सपेक्टेडली वहां पर टर्मिनेशन ना हो. ठीक है. ग्रेसफुली टर्मिनेट हो, मींस वहां पर जो रीजन है वो प्रॉपर्ली दिखाया जाए एंड कोई भी एरर टाइप चीज हमें आउटपुट में ना मिले. ठीक है. ये चीज हम इंश्योर करते हैं विद द हेल्प ऑफ एक्सेप्शन हैंडलिंग. ठीक है. यहाँ पर अगर हमें एक्सेप्शन हैंडलिंग को समझना है, उसके लिए हमें एक बेसिक आइडिया होना चाहिए कि हमें एक्सेप्शन हैंडलिंग में करना क्या है. देखिए, एक्सेप्शन हैंडलिंग में सबसे पहला काम है हमें ये आइडेंटिफाई करना होगा कि एरर कहां पर आएगा. मींस कोई भी ऐसा एरिया जहां पर एरर आ सकता है, हमें अभी नहीं पता कि वहां पर एरर है कि नहीं, बट अगर हमें ये लग रहा है कि वहां पर एरर आ सकता है तो वही चीज हमारी एक्सेप्शन ब्लॉक होती है. ठीक है. मींस हमें सबसे पहले ये बताना होगा कि कहां पर एक्सेप्शन मींस एरर आ सकता है. ठीक है. उसके बाद दूसरा स्टेप है, जो भी हमें एरर मिला है, मींस जो भी हमने एक्सेप्शन कैच की है, वो हमारा सेकंड स्टेप है. इसके बाद थर्ड स्टेप है, हमें इस चीज को हैंडल करना होगा. हैंडल मतलब अब हमें एक करेक्टिव एक्शन लेना होगा. लाइक हम कोई भी कोड लिख सकते हैं जिसकी हेल्प से हम इस चीज को एक एरर की तरह ना डिस्प्ले करें, बल्कि इस चीज को इस तरह से डिस्प्ले करें सो दैट हमारा प्रोग्राम प्रॉपर्ली एग्जीक्यूट हो पाए एंड उसमें प्रॉपर रीजन दिख पाए कि ये चीज यहाँ पर क्यों गलत है. ठीक है. वो एक एरर की तरह शो ना हो, वो प्रॉपर्ली शो हो. ठीक है. इस चीज को हम और अच्छे से समझेंगे एग्जाम्पल के साथ. ओके. देन अब हमें समझना है कि एग्जैक्टली जावा में एक्सेप्शन हैंडलिंग के लिए हमें कौन से ब्लॉक्स यूज करने हैं. देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं एंड मल्टीपल टाइम्स यहाँ से क्वेश्चन आए हैं. ठीक है. कभी 1 मार्क में, कभी 2 मार्क्स में एंड कभी 3 मार्क्स में. ये टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन जरूर आएगा इस टॉपिक से. हो सकता है आपसे डायरेक्टली प्रोग्राम ही पूछ लिया जाए या फिर हो सकता है कि आपसे इस तरह का थ्योरी क्वेश्चन भी पूछा जाए. ठीक है. साथ ही एक्सेप्शन क्या होती है, इस चीज पर भी क्वेश्चन आया है. ओके. वो चीज ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं. अब हमें डिस्कस करना है कि जावा में एग्जैक्टली हमें कौन से कीवर्ड्स मिले हुए हैं सो दैट हम एक्सेप्शन हैंडलिंग कर पाए. यहाँ पर ये क्वेश्चन आपसे 1 मार्क की फॉर्म में अगर पूछा गया है तो आप डायरेक्टली बता सकते हैं ट्राई एंड कैच. ठीक है. उस केस में आपको डायरेक्ट बताना है. बट अगर ये क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन में आता है, मींस जहां पर आपको डिटेल में आंसर लिखना है, उस केस में आपको इन्हें इलेबोरेट करना होगा कि क्या है ट्राई और क्या है कैच. ठीक है. यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं ट्राई ब्लॉक की. ट्राई ब्लॉक, सबसे पहले ये ब्लॉक क्या है? ब्लॉक मतलब जहां पर बहुत सारी स्टेटमेंट्स एक साथ लिखी हैं. ठीक है. ट्राई ब्लॉक मींस
एक ऐसा ब्लॉक जहां पर हम ऐसी स्टेटमेंट्स लिखते हैं या फिर कोड का ऐसा पार्ट लिखते हैं जिसकी वजह से एक्सेप्शन मिल सकती है, मींस एरर मिल सकता है। जैसा कि अभी हमने बात की थी कि एक्सेप्शन हैंडलिंग में सबसे पहला स्टेप है कि हमें एक ऐसा पार्ट ढूंढना होगा कोड में जो एक्सेप्शन जनरेट करता है, मींस जिसकी वजह से एरर आ सकता है। तो उसी चीज को हम कहां पर डिनोट करेंगे? इन द ट्राई ब्लॉक। ठीक है, इसके बाद आता है कैच ब्लॉक, मींस जब ट्राई ब्लॉक होगा उसके बाद क्या होगा? उसके बाद होगा कैच ब्लॉक। तो कैच ब्लॉक क्या करेगा? ये सबसे पहले उस एक्सेप्शन को कैच करेगा, मींस जो भी एक्चुअल में एरर है उस चीज को ये कैच करता है। एंड साथ ही इसके पास एक स्पेसिफिक कोड भी होता है जिसकी हेल्प से हम इस एक्सेप्शन को हैंडल करते हैं। मींस हमें एग्जैक्टली क्या करना है सो दैट हम इस एक्सेप्शन को हैंडल कर पाए, वो कोड हमें कैच ब्लॉक में मिलता है। ठीक है, एंड यहाँ पर मल्टीपल कैच ब्लॉक्स हो सकते हैं। ठीक है, मींस जरूरी नहीं है कि सिर्फ एक हो, एंड ये भी जरूरी नहीं है कि मल्टीपल हो, एक भी हो सकता है, मल्टीपल भी हो सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम समझते हैं ट्राई कैच ब्लॉक का स्ट्रक्चर। ये स्ट्रक्चर आपसे एग्जाम में डायरेक्टली नहीं पूछा जाएगा, बट अगर आपको सिंटेक्स मीन स्ट्रक्चर पता है उस केस में आप कोई भी क्वेश्चन इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, साथ ही आप एक्सप्लेन भी कर पाएंगे कि किस तरह से ट्राई कैच ब्लॉक एग्जीक्यूट होता है। ठीक है, देखिए ट्राई कैच ब्लॉक लिखने के लिए सबसे पहले आपको स्टार्ट करना होगा ट्राई कीवर्ड के साथ। ठीक है, फिर कर्ली ब्रैकेट्स को स्टार्ट करेंगे एंड ब्लॉक, जैसा कि मैंने आपको बताया, ब्लॉक का मतलब है बहुत सारी स्टेटमेंट्स, मींस ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स एक साथ लिखी होंगी। तो यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट्स में आपको वही ब्लॉक मींस वही स्टेटमेंट्स लिखनी है। ठीक है, यहाँ पर बेसिकली हम क्या लिखने वाले हैं कर्ली ब्रैकेट्स में? ऐसा प्रोग्राम का पार्ट जिसकी वजह से एक्सेप्शन मींस एरर आ सकता है। ठीक है, यहाँ पर हम ये नहीं कह रहे हैं कि डेफिनेटली एरर आएगा ही, हम सिर्फ बता रहे हैं कि वहां पर एरर आ सकता है। ठीक है, अगर सपोज करते हैं कि हमने यहाँ पर ट्राई ब्लॉक दिया है तो एक्चुअल में क्या हो रहा है, यहाँ पर किस तरह से प्रोग्राम वर्क कर रहा है। यहाँ पर सबसे पहले एग्जामिन किया जाएगा एग्जीक्यूशन के टाइम कि क्या कोई एक्सेप्शन है जो आ सकती है, मींस क्या कोई एरर है जो अगर हो सकता है, और अगर ऐसा है तो उस केस में क्या होगा? उस केस में हमें मिलेगी एक एक्सेप्शन। ठीक है, यहाँ पर जब भी हम एक्सेप्शन के मिलने की बात करते हैं, मींस हमें एक्सेप्शन मिली है, इस चीज को कैसे डिनोट किया जाता है प्रोग्रामिंग में? एक्सेप्शन इज थ्रोन। ठीक है, तो एक्सेप्शन मिली है, इसको क्या कहेंगे? एक्सेप्शन इज थ्रोन। ठीक है, यहाँ पर जब हमें एक्सेप्शन मिली है उस केस में क्या होगा? उस केस में उसका एक ऑब्जेक्ट बनाया जाएगा। ठीक है, इस ऑब्जेक्ट का क्या काम है वो अभी हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पर क्या होगा कि हमें पता है जब भी ये एक्सेप्शन आ रही है इसका मतलब क्या है? एरर मिल रहा है, इसका मतलब है कि प्रोग्राम आगे एग्जीक्यूट नहीं हो सकता। ठीक है, अगर प्रोग्राम आगे एग्जीक्यूट हो पाता तो एरर मिलता ही नहीं, बट एरर मिला है इसका मतलब है कि प्रोग्राम आगे एग्जीक्यूट नहीं हो सकता। ठीक है, अगर आगे एग्जीक्यूट नहीं हो पाएगा तो फिर क्या होगा? फिर कंट्रोल जाएगा कैच ब्लॉक के पास। मतलब यहाँ पर जो हमने पार्ट लिखा है प्रोग्राम का जिसकी वजह से एक्सेप्शन आ सकती थी, और अभी हमें पता चल चुका है कि यहाँ पर एक्सेप्शन है। ठीक है, हमें एक्सेप्शन मिल गई है। उस केस में क्या होगा? प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन तो स्टॉप हो गई है, तो अब क्या होगा? अब आगे हम कैसे प्रोसीड करेंगे? अब आगे हमें प्रोसीड करना है कैच ब्लॉक के साथ। ठीक है, अब प्रोग्राम एग्जीक्यूशन तो वहां पर स्टॉप हो चुकी है, अब हमें उस एक्सेप्शन के साथ डील करना है। ठीक है, यहाँ पर हम क्या करेंगे? कैच ब्लॉक में एंटर करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर एक्सेप्शन का टाइप लिखा होगा। ठीक है, अगर ये एक्सेप्शन का टाइप और इसके साथ ये जो हमने आर्गुमेंट लिखा है, अगर ये मैच करती है उस एक्सेप्शन के साथ जो यहाँ पर आई है, ठीक है, अगर ये दोनों चीजें मैच करती हैं, मींस जो हमें आर्ग्यूमेंट हमने यहाँ पर कैच ब्लॉक में लिखी है, अगर वो एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट के साथ उसका टाइप मैच करता है, तो उस केस में क्या होगा? उस केस में हम कैच ब्लॉक को एग्जीक्यूट करेंगे। तो कैच ब्लॉक को एग्जीक्यूट करने का क्या मतलब है? ये जो कोड हम यहाँ पर लिखेंगे एक्सेप्शन हैंडलिंग के लिए वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर सिंपली आपको इतना याद रखना है कि जब हम ट्राई ब्लॉक में एंटर करते हैं तो हम यहाँ पर टेस्ट करते हैं कि ये जो स्टेटमेंट्स गिवन है क्या इनसे एक्सेप्शन हमें मिल रही है। अगर एक्सेप्शन मिल रही है तो उसका बनता है एक एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट। ठीक है, उसका एक एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, अब क्योंकि हमें पता है कि एक्सेप्शन आती ही तब है जब प्रोग्राम आगे एग्जीक्यूट नहीं हो पाएगा। ठीक है, मींस एग्जीक्यूशन वहां पर स्टॉप हो चुकी है, तो अब क्या होगा? अब आगे प्रोसीड कैसे करेंगे? अब यहाँ पर आगे प्रोसीड होगा कैच ब्लॉक के साथ। ठीक है,
सो कैच ब्लॉक में हम एंटर करेंगे। यहाँ पर हम देखेंगे कि क्या एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट का और आर्ग्यूमेंट का टाइप मैच कर रहा है। अगर ये टाइप मैच करता है इस आर्ग्यूमेंट के साथ तो उस केस में क्या होगा, ये जो पर्टिकुलर कोड है एक्सेप्शन हैंडलिंग के लिए ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पर बाकी कैच ब्लॉक के लिए भी यही सेम एक्सप्लेनेशन होगी। ठीक है, सपोज करते हैं कि हमें कोई एक्सेप्शन नहीं मिलती है तो क्या होगा, मीन्स हमने जब ये ट्राई ब्लॉक टेस्ट किया है, मीन्स यहाँ पर देखा है कि इस पार्ट में एक्सेप्शन है या फिर नहीं, और हमें ये पता चलता है कि यहाँ पर कोई एक्सेप्शन नहीं है, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में ये कैच ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होगा, क्योंकि ये सिर्फ तभी एग्जीक्यूट होता है जब हमें यहाँ से एक्सेप्शन मिलती और उस एक्सेप्शन का टाइप मैच करता कैच ब्लॉक के आर्ग्यूमेंट के साथ। ठीक है, सो यहाँ पर क्योंकि ऐसा नहीं हुआ है तो उस केस में क्या होगा, उस केस में कैच ब्लॉक को एग्जीक्यूट नहीं किया जाएगा। एग्जीक्यूशन कंटिन्यूज एट द स्टेटमेंट आफ्टर द लास्ट कैच क्लॉज। इसका मतलब है कि जो ये कैच ब्लॉक है इसको बिल्कुल लीव कर दिया जाएगा, स्किप कर दिया जाएगा, एंड इसके बाद जो भी स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट होगी कब, जब हमें कोई एक्सेप्शन नहीं मिला। ठीक है, सो यहाँ पर हमारे पास एक ऑप्शनल फाइनली ब्लॉक है। तो सबसे पहली बात, ये ऑप्शनल है, मीन्स आप इसे दे भी सकते हैं प्रोग्रामिंग में और नहीं भी, आपके ऊपर डिपेंडेंट है। बट ये हमेशा कब एग्जीक्यूट होगा अगर आपने दिया है तो, मीन्स फाइनली ब्लॉक अगर आपने लिखा है तो ये तब एग्जीक्यूट होता है जब ट्राई ब्लॉक एग्जिट होता है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि एक्सेप्शन हो या फिर नहीं हो उससे फर्क नहीं पड़ता है, यहाँ पर फाइनली ब्लॉक को एग्जीक्यूट किया जाएगा अगर वो प्रेजेंट है तब। ठीक है, मीन्स यहाँ पर जब हम ट्राई ब्लॉक से एग्जिट करते हैं सो उस केस में एक्सेप्शन है या फिर नहीं वो मैटर नहीं करता, बट फाइनली ब्लॉक की स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होती है। ठीक है, और ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है, मीन्स प्रोग्रामर्स जनरली इस कोड को इसलिए लिखते हैं सो दैट जो भी रिसोर्सेज एलोकेटेड थी ट्राई ब्लॉक के लिए उन सभी को फ्री अप किया जा सके। ठीक है, सो ये बेसिकली क्लीन अप कोड का काम करता है। ठीक है, जिसको भी अभी तक जो भी डाउट था वो सभी अब क्लियर हो जाएंगे, बिकॉज अब हम एग्जाम्पल डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम एक प्रोग्राम लिखेंगे। ठीक है, प्रोग्राम में सबसे पहले पैकेज स्टेटमेंट है, उसके बाद क्लास स्टेटमेंट है, इसके बाद क्लास स्टेटमेंट के बाद हम डायरेक्टली मेन मेथड में स्टार्ट नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पर सबसे पहले एक यूजर डिफाइंड मेथड देना चाहते हैं। ठीक है, ये यूजर डिफाइंड मेथड है डिवाइड, यहाँ पर ये हमारे मेथड का नेम है। ठीक है, यूजर डिफाइंड मेथड ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं डिटेल में, वही स्ट्रक्चर आपको यहाँ पर अप्लाई करना है। ठीक है, यहाँ पर स्टैटिक मॉडिफायर है। ठीक है, इसका रिटर्न टाइप है इंट, नेम है डिवाइड। यहाँ पर हमारे पास दो पैरामीटर्स हैं डिवाइडेंड एंड डिवाइजर। बेसिकली ये डिवाइड मेथड वही काम करेगा जो हम मैथमेटिक्स में डिवीजन के टाइम करते हैं, डिवाइडेंड को डिवाइजर से डिवाइड करते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमें क्योंकि जो आंसर चाहिए वो डिवाइडेंड को डिवाइजर से डिवाइड करने के बाद जो भी वैल्यू मिलेगी वही हमारा आंसर होगा, आउटपुट होगा, तो वही चीज हमने रिटर्न स्टेटमेंट में मेंशन की है। ठीक है, यहाँ पर ये हमारा मेथड है डिवाइड। ठीक है, अब यहाँ पर एक लॉजिकल बात जो आप सभी को ऑफ कोर्सली पता है कि जब भी हम किसी भी चीज को जीरो से डिवाइड करते हैं तो डिवीजन बाय जीरो इज नॉट पॉसिबल, राइट। अगर, क्योंकि यहाँ पर मैंने लिखा है इंटीजर, राइट, डेटा टाइप इंटीजर है, आपको पता है कि जो इंटीजर है उसमें जीरो भी काउंट होता है, इसका मतलब है कि हम यहाँ पर डिवाइजर की जगह जीरो भी रख सकते हैं। बट अगर हमने गलती से भी जीरो रख दिया तो उस केस में क्या होगा, उस केस में हमें मिलेगा एरर, बिकॉज इंटीजर्स के केस में डिवीजन बाय जीरो पॉसिबल नहीं होता। ठीक है, जैसे यहाँ पर हम एग्जाम्पल ले सकते हैं किस तरह की स्टेटमेंट आएगी जिसकी वजह से हमें एरर मिलेगा। यहाँ पर हमने एक वेरिएबल लिया है क्वेश्चन एंड इसका डेटा टाइप है इंट। यहाँ पर हम इसके ऊपर डिवाइड मेथड अप्लाई करने वाले हैं। यहाँ पर हमारे पास डिवाइडेंड की वैल्यू है 10 और डिवाइजर की वैल्यू है 0। तो यहाँ पर हम बेसिकली ये बोल रहे हैं कि आपको 10 को डिवाइड करना है 0 से, बट क्योंकि हमें पता है कि किसी भी इंटीजर को डिवाइड नहीं किया जा सकता है 0 से, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में हमें यहाँ पर एरर मिल जाएगा। एंड एरर मिलेगा इसका मतलब वहां पर हमारे पास एक्सेप्शन आ गई है, राइट। एंड इसी चीज की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर हमें पता चला कि किस तरह से हमें एरर मिल सकता है। ठीक है, यहाँ पर आप एक चीज ध्यान रखेंगे, मैंने आपको बताया कि ये
केस सिर्फ इंटीजर्स के साथ होगा। मींस यहाँ पर अगर हम डिवाइड मेथड के लिए फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स यूज करते, मींस हमारा यहाँ पर जो डेटा टाइप है, रिटर्न टाइप है, वो फ्लोट होता, तो उस केस में क्या होता, उस केस में हमें यहाँ पर डिवीजन बाय जीरो अलाउड होता, क्योंकि उस केस में हमें रिजल्ट मिलता है इन्फिनिटी। ठीक है, तो इसलिए आपको कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पर डिवाइड मेथड आप अगर एरर शो करना चाहते हैं तो उस केस में आपको इंटीजर डेटा टाइप ही यूज करना होगा। क्यों यूज करना होगा? क्योंकि सिर्फ इन डेटा टाइप की हेल्प से ही आपको एरर मिल सकता है, क्योंकि जब आप फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स यूज करेंगे तो उस केस में क्या होगा, उस केस में डिवीजन बाय जीरो अलाउड होता है एंड उस केस में आपको रिजल्ट मिलता है इन्फिनिटी। ठीक है, बट क्योंकि यहाँ पर हमने इंट डेटा टाइप ही यूज किया है जो इंटीजर को डिनोट करता है, सो उस केस में आपको एरर मिलेगा। ठीक है, अब क्योंकि हमें पता चल चुका है कि किस तरह का जो कोड है उसकी वजह से एक्सेप्शन आ सकती है, तो वही कोड अब हम यहाँ पर ट्राई ब्लॉक में मेंशन करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ट्राई ब्लॉक कहाँ पर आएगा? ट्राई ब्लॉक आएगा मेन मेथड में। ठीक है, अभी तक हमने सिर्फ यूजर डिफाइंड मेथड लिखा था, बट जो स्टेटमेंट्स हमें एग्जीक्यूट करनी है वो कहाँ पर आती है? मेन मेथड में। ठीक है, सो हम यहाँ पर मेन मेथड लिखेंगे। यहाँ पर मेन मेथड में हम सबसे पहले ट्राई ब्लॉक के साथ स्टार्ट कर रहे हैं। आपको ट्राई ब्लॉक के लिए ट्राई कीवर्ड लिखना है, उसके बाद कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट करना है, फिर हमें वो कोड प्रोवाइड करना है जिसकी वजह से एक्सेप्शन आ सकती है। ठीक है, सबसे पहले हमने वही कोड यहाँ पर लिखा है जिसका अभी हमने डिस्कशन किया। ठीक है, इसके बाद आपको कर्ली ब्रैकेट्स को क्लोज करना है। अब यहाँ पर हम स्टार्ट करने वाले हैं कैच ब्लॉक। ट्राई ब्लॉक के बाद आता है कैच ब्लॉक। अगर एक्सेप्शन आती है तो उस केस में क्या होगा? उस केस में यहाँ पर हमें इस कैच ब्लॉक को एग्जीक्यूट करना है। ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले ये क्या है? ये है एक्सेप्शन का टाइप, और ये क्या है? ये है आर्ग्यूमेंट। मींस यहाँ पर बेसिकली ये है हमारा ऑब्जेक्ट, ई मींस एरर। बेसिकली जो भी एरर है हम उस चीज को मैसेज फॉर्मेट में प्रिंट करना चाहते हैं आउटपुट में। ठीक है, तो मैसेज फॉर्मेट में प्रिंट करने के लिए हमें क्या करना होगा? हमें गेट मैसेज मेथड यूज करना होगा। इसकी हेल्प से क्या होगा? इसकी हेल्प से हमें यहाँ पर ये एरर यहाँ पर आउटपुट में शो हो जाएगा। ठीक है, जैसा कि आपकी बुक में भी मेंशन्ड है, वी कैच एन एक्सेप्शन ऑफ द टाइप एक्सेप्शन। बेसिकली ये इसका टाइप है। ठीक है, जिस तरह से हर एक यूजर डिफाइंड मेथड में हम बात करते हैं कि यहाँ पर हम क्या लिखते हैं, ये होता है हमारा बेसिकली पैरामीटर। ठीक है, तो पैरामीटर की जब एक्चुअल वैल्यू प्रोवाइड की जाती है तो वो क्या होता है? वो होता है आर्ग्यूमेंट। ठीक है, तो आर्ग्यूमेंट के साथ हम क्या लिखते हैं? उसका टाइप लिखते हैं। ठीक है, तो ये इसका टाइप है एक्सेप्शन। ठीक है, an object of the class exception is a catch-all exception that returns a general error message encountered during program execution। इसका मतलब है कि ये जो e means object है, इसकी हेल्प से हमें क्या मिलता है? इसकी हेल्प से हमें वो जनरल एरर मैसेज मिलता है जिसकी वजह से प्रोग्राम एग्जीक्यूशन रुकी है एंड प्रोग्राम एग्जीक्यूशन स्टॉप हुई है। मींस जो एक्चुअल एरर है वो हमें किसकी वजह से मिल रहा है? ई की वजह से। ठीक है, वो चीज हमें ई से पता चलती है। ठीक है, इस चीज को हमें क्योंकि मैसेज फॉर्मेट में प्रिंट करना है तो हम क्या करेंगे? हम यहाँ पर गेट मैसेज मेथड यूज करेंगे जिसकी हेल्प से हम इस एरर को प्रिंट कर सकते हैं जिसकी वजह से एक्सेप्शन हुआ है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर कहीं भी डायरेक्टली नहीं लिखा है कि हमें ये डिवीजन बाय जीरो ये चीज आउटपुट में प्रिंट करनी है, बट क्योंकि इसी की वजह से एरर मिला है, डिवीजन बाय जीरो नहीं हो सकता, इसी वजह से एरर मिला है। ये क्या था? ये था हमारा एक्सेप्शन। ठीक है, हमने इसी चीज को एरर की तरह नहीं, हमने इस चीज को एक आउटपुट में शो किया है एक एरर मैसेज की तरह। ठीक है, तो ये चीज हमें एरर की तरह शो नहीं हुई है एंड हमारा प्रोग्राम ग्रेसफुली टर्मिनेट हो पाया है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने एक्सेप्शन हैंडलिंग के लिए कोड लिखा है। ठीक है, आई होप ये पूरा प्रोग्राम आपको क्लियर है। यहाँ पर ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में मल्टीपल टाइम्स पूछा गया है डिवीजन बाय जीरो का एग्जाम्पल। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाता है तो आप ऑफकोर्सली ये एग्जाम्पल मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम इन दिस टॉपिक यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। ओके, so that was all for today. We'll meet you soon in the next video. If you want to purchase all-in-one book or sample paper book for class 12 IT Code 802, you can check the links given in the description.